जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिनकवी स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे और जो आपका गोल है, जो भी आपका एग्ज़ाम होना है, उसके लिए आप लोग कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, ऐसी मुझे आप लोगों से अपेक्षाएं हैं। अब तो आप लोगों का रक्षाबंधन भी हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना कि भाई देखो, हिंदू धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, ये त्योहार आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर आप एक विद्यार्थी हो तो आपके जीवन में इन त्योहारों का कोई भी महत्व नहीं है। इन त्योहारों का महत्व तब है जब आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हो, ठीक है। क्योंकि इन त्योहारों का क्या है, आप लोग देख सकते हो, आज रक्षाबंधन कंप्लीट होगा, ठीक है। कल आपका फिर से आपका जन्माष्टमी आ जाएगा। जन्माष्टमी के बाद 3-4 दिन, 2-3 दिन आप लोगों के वहाँ जाएंगे। फिर रक्षाबंधन में 3-4 दिन चले गए, फिर नवरात्रे आएंगे, फिर दशहरा आएगा। तो ऐसे ऐसे करके फिर दिवाली आएगी। तो लगा लीजिए कम से कम एक महीना तो 4-5 महीनों के अंदर आप लोगों का होली दिवाली इन सब में ही चले जाता है। तो आप लोग बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि अगर आप डेडिकेशन के साथ करना चाहते हैं तैयारी, तो इन सब चीज़ों पर आप लोग बिल्कुल अपना ध्यान नहीं लगाएं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहते हो आप लोग पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, लेकिन ये मेरा आप लोगों को एक पर्सनल इंस्ट्रक्शन है। अगर आप लोग इसे फॉलो कर सकते हो तो बिल्कुल कीजिए, और नहीं कर सकते हो तो कोई जोर जबरदस्ती इसमें नहीं है। खैर छोड़िए, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, और टॉपिक है हमारा इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। ध्यान रखना, हम लोगों ने जीएस के अंदर प्राचीन भारतीय इतिहास शुरू किया है, और उसके अंदर सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता जो है हमने पढ़ ली है। अब जो हमारा जीएस के अंदर आज से जो नया सेक्शन हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ वो है इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है। आप लोगों को पता है कि इंडियन ज्योग्राफी को भी आपके जो एग्ज़ाम है, चाहे वो बीडीओ बीपीडीओ का है, चाहे पटवारी का है, चाहे लेखपाल का, कोई सा भी एग्ज़ाम है, वहाँ पर आपसे इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज से हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो इंडियन ज्योग्राफी का है। नियमित अंतराल के बीच मैं इसके वीडियोज़ भी आप लोगों के बीच अपलोड करता रहूँगा। आपको क्या करना है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। जिस भी सेक्शन के, अगर उत्तराखंड जिला सीरीज के जो एमसीक्यू चल रहे हैं वो देखने, परीक्षा वाणी देखनी है, तो हर चीज़ का एक फोल्डर बना हुआ है। जो भी वीडियोस नया पड़ता है आप लोग वहां से देख सकते हो। क्लियर है? अब देखिए, आगे हम बढ़े, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। हमारे व्हाट्सअप जो ग्रुप है हमारा, उससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो जो ये 7618172369 जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप लोगों ने मैसेज करना है, और मैसेज में आप लोगों ने हाई लिखना है और अपना नाम और अपने ज़िले का नाम लिख के भेजना है, ठीक है। इस ग्रुप में आप लोगों को जो भी क्लासेस मेरे द्वारा यहाँ पर करवाई जाती है उसकी पीपीटी और पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हर संडे को, ठीक है, आपसे देखिए जो नेक्स्ट संडे है, हर आपकी तैयारी कितनी है उसका सही आकलन करने के लिए, और यूके ट्रिपल एससी के बेस पर जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा उसके अनुसार क्या बनेगा, आपका संडे को एक टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में क्या होंगे, 20 प्रश्न तो आपको हिंदी को देखने के मिलेंगे, उत्तराखंड जीके के आपको 40% देखने को मिलेंगे, 25 आपको जीएस के क्वेश्चन, और 5 कंप्यूटर के, और 10 रीजनिंग के। यानी कि आप ये कह सकते हैं जिस तरीके से आयोग, ठीक है, पेपर सेट करता है, बिल्कुल उसी तरीके से हम भी क्या करेंगे, पेपर सेट करेंगे। हर संडे को आप लोग ठीक 8 बजे, ठीक है, 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ये टेस्ट दोगे, ठीक है। और कैसे दोगे वो मैं आप लोगों को ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है, आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमारा जो आज का पहला टॉपिक है, 2 टॉपिक हमने कवर करने हैं, यानी कि 2 चैप्टर हमने कवर करने हैं। एक तो हमने भारत का भौगोलिक परिचय यहाँ पर पढ़ना है, और दूसरा जो टॉपिक है हमारा, वो हमने पढ़ना है कौन सा, उच्चावच एवं संरचना, यानी कि पर्वत पठार, ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में है, द्वीप समूह, उन सबको हमने पढ़ना है आज के इस सेशन में। क्लियर है? तो आप लोगों के सामने सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ये आपके सामने काय का नक्शा है, भारत का मैप है, ठीक है। देख सकते हो भारत के राज्य देख सकते हो आप, जैसे पाकिस्तान हो गया, ठीक है, अब चाइना हो गया, ठीक है, आप नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, ये आपका ब्रह्मा जिसे आप लोग म्यांमार भी कहते हैं। तो ये सारे क्या है, भारत के पड़ोसी देश है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो,
ये अरब सागर है, ठीक है, ये मालदीव्स है, ठीक है, ये आप लोगों को अंडमान निकोबार वाला जो द्वीप समूह है हमारा। तो ये सारी इन सारे यानी कि हमने किसके बारे में पढ़ना है, पूरे इंडिया का जो भौगोलिक परिचय है उसके अंदर इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। एक एक चीज को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बस आप लोग अपना फोकस, ठीक है। ये पीपीटी भी आप लोगों को मिलेगी, बहुत अच्छे से डिजाइन की हुई है, अच्छे अच्छे प्रश्न इसके अंदर है। बस आप लोगों को थोड़ा पेशेंस बना के रखना है और चीजों को भली भांति समझना है, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी में एक चीज कही जाती है, नजर हटी और दुर्घटना घटी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी अपना फोकस इधर का उधर किया तो आप लोगों को सब सन्नाटा हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एक एक चीज आप लोग ध्यान से समझना। चलिए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं, ठीक है, बेस जो स्टूडेंट पहली बार भी ज्योग्राफी पढ़ता है और जो बहुत बार भी पढ़ चुका है, दोनों के लिए एक वीडियोस क्या है, फायदेमंद है। फायदेमंद क्यों है? क्योंकि जो पहली बार पढ़ रहा है उसको बिल्कुल सीक्वेंस से, भले एमसीक्यूज के माध्यम से, लेकिन सीक्वेंस से उसे क्या करवाया जा रहा है, इंडियन ज्योग्राफी करवाया जा रहा है। और जो स्टूडेंट वर्षों से इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहा है उसका रिवीजन यहाँ पर बेस्ट होने वाला है, और उसको जो प्रश्न उसने नहीं पढ़े होंगे वो भी उसको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वो अपना आकलन कर सकता है कि उसे इस पीपीटी से ये जो 69 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, उसमें से उन्हें कितना आता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इतनी चीजें, इतने इंस्ट्रक्शन मेरे भली भांति समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों, आई होप वीडियो बिल्कुल अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा होगा। अब हम शुरू करते हैं आपका आज का अपना पहला प्रश्न, ठीक है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पहला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना भूगोल के जनक है हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस भूगोल के जनक है। अब आपको समझ आ गई बात कि हिकेटियस क्या है, भूगोल के जनक है। और इन्हीं के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई है, जस पीरियोडस। कौन सी बुक लिखी गई है? जस पीरियोडस लिखी गई है, जिसमें इन्होंने क्या बताया है, पृथ्वी के बारे में बताया है। अगला देखिए दोस्तों, इरेटोस्थनीज का भी आप लोगों को नाम दिख रहा है, हम्बोल्ट का भी दिख रहा है और टॉलमी का भी दिख रहा है। तो इरेटोस्थनीज के बारे में आप लोगों ने को इतना ध्यान रखना है, इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है। किस भूगोल का? व्यवस्थित भूगोल का। अगर आपसे पूछे कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो इरेटोस्थनीज को माना जाता है। और जो जोग्राफी का शब्द है दोस्तों, वो इरेटोस्थनीज ने ही दिया है। किसने? ज्योग्राफी का शब्द आपसे पूछे कि ज्योग्राफी का शब्द किसने दिया है, तो इरेटोस्थनीज ने ही दिया है। अब आप बोलोगे कि मास्टर जी हम्बोल्ट कौन सी वाला है? तो हम्बोल्ट है आधुनिक आधुनिक भूगोल का जो जनक है, वो हम्बोल्ट को माना जाता है। और इनके द्वारा कॉस्मोस नामक की पुस्तक लिखी गई है। और कॉस्मोस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है ब्रह्मांड, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आप लोगों को ध्यान रहेगी, ठीक है। चलिए, भारत का मानचित्र किस व्यक्ति ने बनाया? तो भारत का मानचित्र जो बनाया जाता है दोस्तों, वो एन विले के द्वारा बनाया जाता है 1752 में। कब बनाया जाता है? 1752 में एन विले के एन विले नामक का जो व्यक्ति है उसके द्वारा क्या बनाया जाता है, भारत का मानचित्र बनाया जाता है। अब आप लोग बोलोगे कि मास्टर जी ये मार्टिन वेयम, एनेक्सिमेंडर और टॉलमी कौन है? तो इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मार्टिन वेयम ने जो ग्लोब है उसको बनाया, ठीक है। जो ग्लोब आप लोग देखते हो उसको इसने बनाया, ठीक है। उसके अलावा जो पृथ्वी, जो संपूर्ण पृथ्वी का जो नक्शा है वो बनाया अनेक्सिमेंडर ने। और जो टॉलमी है, ठीक है, टॉलमी ने क्या काम किया? टॉलमी ने बड़ा शानदार काम किया, जो हमारा देश है भारत, उसको विश्व के मानचित्र में दिखाने का काम किया, ठीक है। तो इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब देखिए दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में है? ठीक है, आप लोग भली भांति जानते हो कि जो भूमध्य रेखा है यानी कि जीरो अक्षांश रेखा है, वो क्या करती है, विश्व को दो भागों में बांटती है, ठीक है। एक है आपका कौन सा? एक आपका उत्तरी अक्षांश और एक दक्षिणी अक्षांश। तो भारत क्या है? भारत कहाँ है? उत्तरी अक्षांश में, ठीक है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। आप क्या कह सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, अपना इंडिया है। अगला देखिए दोस्तों, सही युग्म का चयन कीजिए। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 है। बिल्कुल अच्छी बात है, यही है। जनसंख्या कितनी है? लगभग 121 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। विश्व की आबादी का यहाँ पर कितना प्रतिशत निवास करता है? तो 17% यहाँ पर निवास करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी युग्म क्या है, बिल्कुल सत्य है। अब अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है क्षेत्रफल के मामले में जो हमारा विश्व में हमारा कौन सा स्थान है? तो आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल के मामले में हमारा कौन सा स्थान है, सातवां है। कौन सा है? सातवां है, ठीक है। और पहला अगर आपसे पूछे तो पहला किसका है? रूस का है, ठीक है।
दूसरा कनाडा का है, तीसरा किसका है, अमेरिका का है, चौथा किसका है, चाइना का है, पांचवा किसका है, ब्राजील का है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर हमारा नंबर पड़ता है। अब एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि कौन सा वो देश है जिसका क्षेत्रफल के मामले में वो 5वें नंबर पे है और जनसंख्या के मामले में भी वो 5वें नंबर पे। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्राजील ऐसा देश है जो क्षेत्रफल के मामले में भी क्या है, 5वें नंबर पे है और जनसंख्या के मामले में भी क्या है, 5वें नंबर पर है। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों की क्लियर हो गई होगी जहां तक मुझे लगता है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, विश्व के क्षेत्रफल का भारत के पास कितना प्रतिशत है। ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है 2.42% क्या है, विश्व के प्रतिशत का भारत के पास है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को पूरा, ठीक है, यहाँ पर ये आप लोगों को ही ये पूरी पीपीटी मिलेगी, तो आप लोग देख सकते हो ये क्या है, ये है आपकी इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। ठीक है, ये क्या करती है, जो हमारी पृथ्वी है उसे क्या करती है, दो भागों में बांटती है, एक है उत्तरी गोलार्ध और एक है दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा जो देश है, जो इंडिया आप लोगों को दिख रहा है, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर है, इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा है और जो ये आपको दिख रही है ये है आपकी कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और जो ये आपकी यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, ठीक है, ये वाली जो दिख रही है ये है आपकी मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी। अब जो कर्क रेखा है, ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या होती है, भारत के ठीक बीचों बीच से ये गुजरती है। क्लियर है, चलिए ये होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और जो मकर रेखा होती है वो होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी, आई होप, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, अक्षांश रेखाएं कैसी रेखाएं होती है। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखाएं होती है। ठीक है, ये होती क्या है, काल्पनिक रेखा। कोई ऐसा आपको दिखती है पृथ्वी पे लाइन पड़ रही है, कुछ लाइन नहीं पड़ रही, लेकिन ऐसा है ना कि उसको, ये क्या है, एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, काल्पनिक रेखाएं हैं, हमें क्या हो, सुगमता हो अध्ययन में, पृथ्वी के अध्ययन में हमें क्या हो, सुगमता हो, इसलिए ये क्या है, इन काल्पनिक रेखाओं का क्या किया गया है, निर्धारण किया गया है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने ध्यान रखनी, इस तरीके से रहती है ग्लोब पे, आप लोगों को इस तरीके से ये रेखाएं दिखेंगी। कैसी है, क्षैतिज में। और जो इस टाइप से दिखती है आपको, ठीक है, इस टाइप से दिखती है, वो कैसी रेखाएं होती है, ठीक है, वो कैसी रेखाएं होती है, वो होती है देशांतर रेखाएं। ठीक है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है भाई 13 देशों से। ठीक है, अब ये काम आपका है। ठीक है, कई बार किसी देश, 4 देश का नाम दे देता है और कहाँ से नहीं गुजरती है ये पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, ये 13 के 13 देश जो हैं ये आपको कहाँ करने हैं, गूगल पे सर्च करने और लिखने इनका नाम। ठीक है, ये आपके लिए काम है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अब आप लोग ध्यान रखना, अक्षांश रेखाएं यहाँ पर आ गया है, तो अक्षांश रेखा, ठीक है, आपसे पूछा जाता है कई बार कि दो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है। आपको ध्यान रखना है 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 181। ठीक है, कितनी होती है, 181। ठीक है, चलिए अब आप लोग ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, सही युग्म का चयन कीजिए। कर्क रेखा, कर्क रेखा किसे बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोला जाता है, कर्क रेखा बोला जाता है। भूमध्य रेखा किसे बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे आप इक्वेटर भी बोलते हो। मकर रेखा, मकर रेखा किसे बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोला जाता है, मकर रेखा बोला जाता है। यानी कि ये चारों के चारों युग्म क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। अगला देखिए दोस्तों, सही युग्म की पहचान कीजिए। आर्कटिक, अंटार्कटिक, अश्व अक्षांश, इन्हें आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लेना अपने दिमाग में। ठीक है, आर्कटिक वृत्त क्या होता है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोला जाता है, आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश जो है उसको आर्कटिक, दक्षिण वाले को क्या बोला जाता है, अंटार्कटिक। ठीक है, जहां वेट होगा, मतलब भारीपन लग रहा है ना अंटार्कटिक बोलने में, और आर्कटिक हल्का है, तो हल्का कहाँ रहता है, ऊपर रह जाता है, जो भारी रहता है वो नीचे रहता है। अंटार्कटिक वृत्त कहाँ पर है, 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोला जाता है, आपका बोला जाता है अंटार्कटिक वृत्त बोला जाता है। अश्व अक्षांश क्या होता है, अब इसे आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, सपोज जो 30 से 35 डिग्री, ठीक है, 330 से 35 डिग्री का जो इलाका होता है, चाहे वो दक्षिण अक्षांश में हो चाहे उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये आपका बीचों बीच भूमध्य रेखा जा रही है। ठीक है, और ये आपका
ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से 30 डिग्री वाला, तो 30 से इधर भी और इधर भी, ठीक है, इस तरीके से जैसा बन रहा होगा थोड़ा देख लेना, आप मैनेज कर लेना। तो ये वाला 30 से 35 और यहाँ भी, ठीक है, 30 से 35 जो ये वाला क्षेत्र होगा इसे बोलते हैं अश्व अक्षांश। और यहाँ पर क्या होता है, जो वायु दाब होता है वो काफी उच्च होता है, ठीक है, ये बात आप लोगों ने ध्यान नहीं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था अश्व अक्षांश वाला, ठीक है, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए, यानी कि ये चारों के चारों विकल्प जो क्या है बिल्कुल सही है। आई होप दोस्तों ये जो 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए अभी तक अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आप लोगों के सामने फिर से वही दे रखा है, ठीक है, मैंने जो आपको बताया ऊपर, ठीक है, बीच के क्या होती है आपका भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या होती है कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वो क्या होती है मकर रेखा, ठीक है। ये आप लोगों की सुगमता के लिए है कि आप बार बार इसको देख सके, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, कितने राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है 8 राज्यों से, ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं आपको बताने, ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक कौन सी याद रखनी है, गरम लिख लेना आप लोग कहीं पे, ठीक है, गरम छज्जा पतरामी, ठीक है। कैसे, तो सबसे पहले किससे, गुजरात से, ठीक है, फिर कहां से, राजस्थान से भी गुजरती है, ठीक है, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ हो गया आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, आपका झारखंड हो गया, ठीक है, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, आपका त्रिपुरा हो गया, ठीक है, आपका मिजोरम हो गया, ठीक है, तो ये आपका मिजोरम हो गया। तो कितने, 4 राज्य हो गए, 4 राज्य। ये कैसा क्रम है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये सब आप लोगों को ध्यान रखना। कर्क रेखा पर स्थित शहर है, ठीक है, तो कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है, तो वो रांची है। लेकिन जो भोपाल और गांधीनगर क्या है, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, दक्षिण, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित कौन से वो 2 शहर हैं, तो आपको ध्यान रखना है भोपाल और गांधीनगर। और रांची क्या है, कर्क रेखा पर डिक्टो स्थित है। क्लियर हो गई इतनी बात, आई होप अब आप लोगों को कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलिए देशांतर रेखाएं देखें, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है भाई 360, कितनी होती है, 360 इनकी संख्या होती है। और ये कैसी होती है, देशांतर रेखाएं कैसी होती है, ये ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कि दूरी समय का निर्धारण कौन करती है, तो आप बात करें, ठीक है, भारत का समय का निर्धारण कौन करती है, तो भारत का समय का निर्धारण करती है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर करना आप लोग यहाँ पर, ठीक है, 82.5, पूरा लिख नहीं पाया मैं यहाँ पर, ठीक है, क्षमा चाहता हूँ उस चीज के लिए, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा क्या करती है, भारत के समय का निर्धारण करती है। क्लियर है। और आपको पता है कि इंग्लैंड के टाइम से हमारा टाइम कितना घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे क्या है, हम लोग उनसे आगे है। मानक समय रेखा, ठीक है, जो ये मानक समय रेखा है, जो क्या करती है, किसका निर्धारण करती है, समय का निर्धारण करती है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको ध्यान रखना है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब याद कैसे रखोगे, ठीक है, वेबसाइट तो आप लोग खूब सर्च करते होंगे, जब अभी तो अब तो खैर क्या करते हैं, अब तो यूट्यूब का जमाना आ गया, लेकिन जब 2010-11 में शुरू पे नेट खुला होगा तो खूब वेबसाइट सर्च करते होंगे आप। तो एक वेबसाइट आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, ये समझ लेना कि सर ने बताई किसे याद करने के लिए, गाने डाउनलोड करने में, ठीक है, 2010 का टाइम रहता था ना, कैसे गाने डाउनलोड करते थे हम। तो ua.com क्या कौन सी वेबसाइट है, ua.com। तो ua.com से आप लोग कैसे ध्यान रखोगे, कौन से वो 5 राज्य हैं जहां से मानक समय रेखा गुजरती है, तो वो है आपके उत्तर प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, अरुणाचल नहीं, माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, यू से उत्तर प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, सी से हो गया आपका छत्तीसगढ़, ओ से हो गया आपका ओडिशा, ठीक है, और एम से हो गया आपका मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसे याद रख सकते हो। अब देखिए दोस्तों, अक्षांश स्थिति, ठीक है, अक्षांश स्थिति है कितनी हमारी, ठीक है, हमारे देश की अक्षांश स्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देशांतर स्थिति कितनी है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर
97 डिग्री 6 मिनट तक। बिल्कुल सही बात है, यानी कि दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, ये कर्क रेखा वाला डायग्राम है, ठीक है। गुजरात से गुजरती है, आपका राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, आपका छत्तीसगढ़ से गुजरती है, आपका कौन सा है, झारखंड से गुजरती है, ओडिशा से नहीं, ठीक है, ध्यान रखना, ओडिशा से नहीं गुजरती भाई, ठीक है। पश्चिम बंगाल से गुजरती है, और आपका त्रिपुरा से गुजरती है, और आपका मिजोरम से गुजरती है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए, देश के सबसे बड़े चार राज्य नहीं है, चार राज्य बताने हैं आपको, ठीक है। देश के सबसे बड़े चार राज्य बताने हैं आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या ध्यान रखोगे, ये पहला ऑप्शन देखो, ठीक है। हर एक ऑप्शन काम का है यहाँ पर, ठीक है। अंडमान व निकोबार ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, फिर दिल्ली है, फिर दादर नागर हवेली है, फिर दमन द्वीप है, फिर पुदुचेरी है, फिर चंडीगढ़ है, ठीक है। सबसे बड़े राज्य आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सबसे बड़े राज्य, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। राजस्थान सबसे बड़ा है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटे भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है, फिर सिक्किम है, फिर त्रिपुरा है, फिर नागालैंड है, ठीक है। कच्छ, लेह, जैसलमेर, ठीक है, बाड़ामेर, ये क्या है, ये सबसे बड़े जिले हैं, ठीक है। ये सबसे बड़े जिले हैं हमारे देश के। चलिए, इतनी बात हो गई, ठीक है। तो हमारे इन्हें कैसे, देश के सबसे बड़े चार राज्य आप लोग कैसे ध्यान रखोगे, राजनीति में महान आप, क्या क्या ट्रिक से, राजनीति में महान आप, इस ट्रिक से आप लोग क्या इसे ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ठीक है। तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु है हमारा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। इंदिरा कोल क्या है, उत्तरी बिंदु है। गोहरमाती क्या है, पश्चिमी बिंदु है। और जो किबुथु है आपका, वो आपका पूर्वी बिंदु है। क्लियर है। चलिए, गोहरमाती आपका पड़ता है कहाँ, गुजरात में। किबुथु पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में, और जो आपका इंदिरा पॉइंट है ये पड़ता है आपका अंडमान निकोबार में। चलिए, अब देखिए, भारत की तटीय सीमा कितने राज्यों से लगती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये लगती है 9 राज्यों से, ठीक है। 9 राज्यों से क्या लगती है, भारत की तटीय सीमा। तटीय मतलब समझते हो ना, जो समुद्री सीमा है, वो कितनों से लगती है, 9 जिलों से, 9 राज्यों से लगती है। सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है हमारा, तो सबसे अधिक तटीय सीमा वाला जो राज्य है वो गुजरात है, ठीक है। इसी क्रम में यहाँ पर ऑप्शन में भी दे रखे मैंने, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है, ठीक है। चलिए, भारत के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, ठीक है। अगर ये आपसे पूछा जाता है तो देश के संबंध में आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है वो है बांग्लादेश, और जो सबसे कम करता है वो है अफगानिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश कितना करता है, 4096 किलोमीटर की सीमा हमारे साथ क्या करता है, साझा करता है। और जो आपका अफगानिस्तान है वो 106 किलोमीटर, सबसे कम ये हमारे साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। भारत का वह राज्य कौन सा है जो 3 ओर से बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, तो कौन सा है, त्रिपुरा है। कौन सा है, त्रिपुरा, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल, ये मेघालय, मिजोरम, असम, ये भी क्या करते हैं आपके जो आपका जो हमारा क्यों ना उसने उनका है तो बांग्लादेश, ठीक है, उनके साथ क्या करता है, सीमा बनाता है। पहले तो सब हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा था, पाकिस्तान भी हमारा था, अफगानिस्तान, सब कुछ हमारा था। लेकिन जब अखंड भारत पे किसकी नजर पड़ी, अंग्रेजों की नजर पड़ी, तो ये आज ये आप लोगों को अफगानिस्तान, ये आपको पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, सब इनकी, भूटान, ये सब किसकी देन है, सब अंग्रेजों की देन है, ठीक है। चलिए, अब देखिए दोस्तों, ये आप लोगों के पास फिर से मैंने एक इमेज के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है। इंदिरा कोल सबसे उत्तरी बिंदु, ठीक है। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलरली ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्य भूमिका, ठीक है, मुख्य भूमिका कौन सा सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, वो कन्याकुमारी में, उसे बोलते हैं कैप कैमोरिन। क्या बोलते हैं, कैप कैमोरिन, ठीक है। अब देखिए, आपका उत्तर से दक्षिण तक जो भारत की जो टोटल लंबाई कितनी है, 3214 है। अगर हम बात करें पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, तो वो कितनी है, 2935 किलोमीटर है। किबुथु क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु है। और जो गोहर माटी है, यहाँ पे मोती लिख रखा है सिर पर, ठीक है, वो क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु है। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को पता चल गई होगी। आगे देखिए दोस्तों, भारत चीन सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है, तो आपको ध्यान रखना है, वो करती है मैकमोहन रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा करती है, मैकमोहन रेखा करती है। अगला देखिए दोस्तों,
आपको ध्यान रखना है रेड क्लिफ क्या करती है, भारत पाकिस्तान का जीरो लाइन, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच डुरंड रेखा, अफगानिस्तान और भारत के बीच, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो सबसे गर्म स्थान जो है भारत का वो बीकानेर, ठीक है, वो कौन सा है, बीकानेर या जैसलमेर, ठीक है, यहीं पर एक ही जगह है, ठीक है, बीकानेर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांस लद्दाख क्या है, जो ट्रांस लद्दाख है ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है। चलिए 8 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखना 8 डिग्री चैनल किन के बीच में है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच क्या है, 8 डिग्री चैनल है, ठीक है, 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। जबकि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है 9 डिग्री चैनल, कौन सा चैनल, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और लघु निकोबार और कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल है, वो है 10 डिग्री चैनल। ये सब चैनल आप लोगों को पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे मैंने तीनों का क्या कर दिया, निपटारा कर दिया, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आई होप इतनी चीजें आप लोगों को क्या हो गई होगी, अच्छे से ध्यान हो गई, ठीक है। और अगर आप लोगों को यहाँ पर 9 डिग्री चैनल में ये ना देना मिनिकॉय और लक्षद्वीप, और मिनिकॉय और कवरत्ती दे दे, कवरत्ती, ठीक है, तो कवरत्ती क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी है, ठीक है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है, देख लेना आप लोग अच्छे से। पाक जल संधि, ठीक है, ये बहुत कंफ्यूज कर सकता है प्रश्न, और बहुत बार पूछा भी जाता है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है, तो ध्यान रखना साथियों, पाक जल संधि जो है वो पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान और भारत के बीच नहीं, बल्कि श्रीलंका और भारत के बीच है। किसके बीच है, श्रीलंका और भारत के बीच है। चलिए भारत के पारदेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो भारत के पारदेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है आपका 12 नॉटिकल मील, कितना है, 12 नॉटिकल मील है, ठीक है। आई होप क्लास बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। पवित्र तीर्थ स्थल रामेश्वर किस द्वीप पर स्थित है, ठीक है, तो वो किस द्वीप पर है, पम्बन द्वीप पर है, किस द्वीप पर है, पम्बन द्वीप पर। और मांजुली द्वीप आपको पता है असम में है, और जाफना द्वीप आप लोगों को पता है कि श्रीलंका के अंदर है। एशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया का द्वार किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का द्वार जो कहा जाता है साथियों, वो कहा जाता है म्यांमार को, ठीक है, म्यांमार को, जिसे आप लोग ब्रह्मा भी बोलते थे, ठीक है। चलिए सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो सुंदरवन का जो डेल्टा है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना वो ब्रह्मपुत्र और गंगा बनाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और गंगा बनाती है। यहाँ पे आप लोग क्या करना, नर्मदा को काट कर क्या कर लेना, दोनों कर लेना, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, दोनों कर लेना है इसको, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। चलिए अगला हमारा पार्ट आ गया दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो उच्चावच होना था इसमें, ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लेना, उच्चावच एवं संरचना, ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, पर्वत, पठार, पहाड़ियां और आपका द्वीप समूह सब हमने इसके अंदर पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत है, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत है, तो आपको बताना है कि मास्टर जी 11% भाग पर क्या है, पर्वत है, क्लियर है। 18% भाग पर पहाड़ियां हैं यहाँ पर, और 28% भाग पर पठार हैं, और 43% पर, ठीक है, 43% भाग पर क्या है, मैदान है, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या है, मैदान है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है, 11 पर्वत, 18 पहाड़ियां, 28 पठार और 43 मैदान, क्लियर है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, हिमालय पर्वत जो है वो किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय जो पर्वत है दोस्तों वो वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला देखिए दोस्तों, सबसे पहले हिमालय के किस भाग का निर्माण हुआ, तो सबसे पहले जो हिमालय का सबसे पहले जो निर्माण हुआ हिमालय का, वो हुआ ट्रांस हिमालय का, ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पहले किस हिमालय का निर्माण हुआ, वो हुआ ट्रांस हिमालय का, क्लियर है। चलिए ट्रांस हिमालय में कौन सी श्रेणी आती है, तो कारकोरम आती है, लद्दाख आती है, जास्कर आती है, और कैलाश श्रेणी भी इसी के अंदर आती है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सभी वाला सही होगा, क्लियर है। आई होप दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के काम का है, और यहां से आप लोगों को प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं अपने आपके एग्जाम में, ठीक है। सियाचिन, जो सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों, वो किस श्रेणी में स्थित है, ठीक है, तो आपको बताना है कि ट्रांस हिमालय की कौन कौन सी श्रेणी, कारकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश है, इनमें से जो सियाचिन ग्लेशियर है वो किस श्रेणी में आता है, तो वो आता है
कारकोरम श्रेणी में। किसमें आता है? कारकोरम श्रेणी में। भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है K2, ठीक है, K2, इसे बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। भले ये पीओके में आता है, पीओके वाला रीजन मानते हैं, लेकिन हम क्या कर, हमारा ही वो पीओके जो है वो अनैतिक ढंग से क्या कर रखा है, उसमें अधिकार कर रखा है पाकिस्तान वालों का, लेकिन है तो वो हमारा ना। तो कहाँ की? भारत की किसमें है? K2 भारत में है। लेकिन अगर आपसे बाई चांस ये पूछ लिया, आपको ऑप्शन में दे दिया, ठीक है, आपको पूछ लिया कि शुद्ध रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आप लोग कंचनजंगा करना, जो कि सिक्किम में। क्लियर है? माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माता कहते हैं, और जिसकी जो हाइट है वो कितनी है? 8,848 है, ठीक है। ये कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट है आपका नेपाल में, ठीक है, जिसे नेपाल में क्या बोला जाता है? सागर माथा बोला जाता है, और एक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। क्लियर है? चलिए, हिमालय को अफगानिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय को जो अफगानिस्तान में जाना जाता है दोस्तों, वो जाना जाता है हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वत के नाम से, ठीक है। म्यांमार कहे या बर्मा कहे, ठीक है, उसमें कहा जाता है आराकोनियम, ठीक है। और जो पाकिस्तान है, ठीक है, उसमें कहा जाता है सुलेमान पर्वत, ठीक है। चलिए, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? हिंदू कुश वाला सही होगा। चलिए, अब देखिए दोस्तों, ये आप लोगों के सामने हिमालय का बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर सबसे विश्व की छत किसे बोलते हैं? पामीर के पठार को बोलते हैं। ये हिंदू कुश फैला हुआ है, ठीक है। यही जो आपका हिमालय है, ये हिंदू कुश फैला अफगानिस्तान में। सुलेमान है कहाँ पर? आपका जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये इसकी ट्रांस हिमालय की श्रेणी काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, ठीक है। कैसे ध्यान रखोगे? ठीक है, KLJ, ठीक है, एक गाना आया था ना राज टाइगर का, ठीक है, काजल काजल वाला, तो उससे आप लोग कैसे ध्यान रखोगे? ये बस आप के L को आगे कर लोगे, J को पीछे कर लोगे, ठीक है। काजल नाम में क्या करना है? J पीछे करना है और L आगे रखना है, ठीक है, बाकी आपको याद हो जाएगा। चलिए, अब देखिए कौन कौन सी श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी कौन सी है? कारकोरम है पहले, फिर कौन सी है? लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर कैलाश श्रेणी। ये आती है आपके ट्रांस हिमालय के अंदर, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनने की क्या रहती है? संभावना रहती है, ठीक है। हिमालय के कौन, फिर और कौन 3 श्रेणी आती है और हिमालय की, ठीक है, अभी बताऊंगा आगे, ठीक है। एक महान हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, और शिवालिक हिमालय। तो 4 हिमालय हैं हिमालय के। ट्रांस हिमालय, ठीक है, एक आपको ट्रांस हिमालय का ध्यान रखना है। दूसरा आपको बृहद या हिमाद्री या जो महान हिमालय, उसके बारे में ध्यान रखना है। तीसरा आपको लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में ध्यान रखना है। देन आपको शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बस इतनी चीजें आप लोगों को देखनी है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, ट्रांस हिमालय का थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर विस्तृत रूप से। ये देखिए सबसे, ठीक है, ट्रांस हिमालय रेंज एक है, एक जो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। एक तो ये ग्रेट, ये देखना आप, ठीक है। एक है काराकोरम रेंज, ठीक है, दूसरी है लद्दाख रेंज, और तीसरी है जास्कर रेंज, और एक है कैलाश रेंज। जो आपको पहली दिख रही है, ठीक है, ये है काराकोरम। और जो ये आपको यहाँ पर दिख रही है कौन सी? लद्दाख, ठीक है, लद्दाख रेंज, ठीक है। और तीसरी आपको दिख रही है कौन सी? तीसरी आपको दिख रही है जास्कर, और ये चौथी आप लोगों को दिख रही है कौन सी? इसको आपको दिख रही है यहाँ पर कौन सी? कौन सी दिख रही है आपको? ये दिख रही है आपको कैलाश, ठीक है, कैलाश रेंज, ठीक है। 4 चीजें आप लोगों को दिख रही है। पहला काराकोरम, दूसरी पे है कौन सा? लद्दाख रेंज, तीसरी आपकी जास्कर रेंज, और चौथी है आपकी कौन सी? चौथी कौन सी है आपकी? कैलाश रेंज, ठीक है। तो जो नंगा पर्वत है, ठीक है, पहला देख, ग्रेट हिमालय में क्या है? यहाँ से विस्तार है। नंगा पर्वत से लेकर महान हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? यहाँ तक है, नामचा बर्मा पर्वत तक है, जो कहाँ पर है आपका? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आपने देख लिया ग्रेट हिमालय के अंदर। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सबसे ऊंची जो चोटी है K2, ठीक है, K2 जो है वो किस श्रेणी में दिख रही है आपको? लद्दाख में, ठीक है। K2 किस में है? लद्दाख रेंज में, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये भारत की है, K2 कहाँ की है? भारत की। और विश्व की कौन सी है? विश्व की है माउंट एवरेस्ट। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा होगा, ठीक है। 34 मिनट का वीडियो हो चुका है, काफी अच्छा रिकॉर्ड हो रहा होगा, और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, हिमालय की सर्वाधिक सतत एवं ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो वो आप लोगों को पता है, महान हिमालय, ठीक है। चलिए, उसके अलावा लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है।
तो लघु हिमालय में जितने भी पर्यटक स्थल है, ठीक है, लघु हिमालय में आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, जितने भी पर्यटक स्थल हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, लघु हिमालय के अंदर आते हैं। और शिवालिक हिमालय में दून और द्वार वाले क्षेत्र आते हैं, ठीक है, जैसे आपका हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। नंगा पर्वत कहाँ है, कश्मीर में। नामचा वर्मा पर्वत कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी, 6100 मीटर है, यानी कि सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर के में कौन से दर्रे स्थित है, तो बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा दोनों कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर है। हिमाचल में स्थित दर्रे का नाम बताइए। बाड़ा लाचा दर्रा है, बिल्कुल है। सिपकिला दर्रा है, दोनों, यानी कि दोनों कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। अगला देखिए दोस्तों, नाथुला और जैलपला दर्रा ये सिक्किम में है। बोमीडला और दिप्पू दर्रा ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। लिपू लेक, किंगरी मिंगरी, नीति पास, माणा ये तो आपको पता है उत्तराखंड में। यानी कि सारे के सारे ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए ये आप लोग देख सकते हैं हिमालय की श्रेणी, ठीक है, हिमालय के महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय या जिसे आप लघु हिमालय कहते हैं, और फिर शिवालिक या उप हिमालय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महान हिमालय के अन्य नाम है, ठीक है, तो महान हिमालय के अन्य नाम क्या है, हिमानी हिमालय है, बिल्कुल है। बृहद हिमालय है, बिल्कुल है। ग्रेट हिमालय है, बिल्कुल है। यानी कि ये सभी करना आप लोग यहाँ पे फिर थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो गई है। ये सभी क्या है, महान हिमालय के अन्य नाम है। लघु हिमालय में अवस्थित शहर है। लघु हिमालय में क्या, शिमला है, मनाली है, मंसूरी है, ठीक है, सारे के सारे कहाँ हैं, आपके लघु हिमालय में है, यानी मध्य हिमालय में। लघु हिमालय में स्थित पर्वत है, पीर पंजाल है, धौलधार है कि महाभारत है, ये सभी कहाँ हैं, लघु हिमालय में स्थित है। सही युग्म की पहचान कीजिए। घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, जो भी आपके कौन से हो गए, जो जिन्हें आप कश्मीर में गुलमर्ग कहते हो, ठीक है, उत्तराखंड में बुग्याल पयार कहते हो, जितने भी घास के मैदान हैं ये सारे के सारे आपको मिलेंगे लघु हिमालय के अंदर। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये श्रीनगर के अंदर है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल में है, ठीक है, तो ये सारे के सारे विकल्प क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कौन सी घाटी है, ठीक है, कौन सी घाटी है, कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी है, काठमांडू घाटी है। इन घाटियों के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल, यानी कि जो आपका महान हिमालय और पीर पंजाल जो है श्रेणी, उसके मध्य है आपकी कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी है साथियों, कश्मीर घाटी है। कौन सी घाटी है, कश्मीर घाटी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, हिमालय का सबसे नवीनतम हिस्सा कौन सा है, तो ये है आपका शिवालिक हिमालय। कौन सा है, शिवालिक हिमालय क्या है, सबसे नवीनतम हिस्सा है किसका, आपके हिमालय का, ठीक है। चलिए, और सबसे पुराना कौन सा है, ट्रांस हिमालय। चलिए, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो बंगाल की खाड़ी क्या है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। और दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी अगर आपसे पूछे तो वो क्या है, मैक्सिको की खाड़ी। वो कौन सी खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है। अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है, तो वो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर है। सैंडल पीक यहाँ की सबसे बड़ी क्या है, चोटी है, ठीक है। और एंड्रोथ क्या है, एंड्रोथ क्या है, सबसे बड़ा शहर है कहाँ का, लक्षद्वीप का। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है, ठीक है। तो आप लोगों को राजधानी का पता चला गया, अंडमान निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर, और आपका जो लक्षद्वीप है वहां की कवरत्ती है। आई होप दोस्तों बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रही होगी चीजें, ठीक है, चीजों को आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। थोड़ा सा एक चीज और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर लूं, यहाँ पे आई थी कुल्लू घाटी, ठीक है, तो कुल्लू घाटी पड़ती है बृहद हिमालय और धौलधार के बीच, और काठमांडू घाटी पड़ती है आपकी बृहद हिमालय और महाभारत के बीच, ठीक है। तो इतनी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, आरावली का पहाड़ी का विस्तार कहाँ कहाँ है, ठीक है, तो आरावली जो पहाड़ी है उसका विस्तार गुजरात में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है और हरियाणा में, यानी इन सभी स्थानों में क्या है, आरावली का जो पहाड़ी है उसका विस्तार है। आरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी गुरु शिखर, ठीक है, कौन सी चोटी है, गुरु शिखर। भारत का सबसे प्राचीन, ये अगर आपसे कई बार पूछा जाता है आरावली किस टाइप का पर्वत है, तो अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो ये आरावली है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला कहे आप लोग या पहाड़ी कहे तो वो कौन सी है, आरावली। वनास नदी का उद्गम, ठीक है, वनास नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ये होता है आरावली से। कहां से होता है, आरावली से होता है।
आरावली पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो आरावली पर्वत का जो सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो विस्तार है आरावली पहाड़ी का, तो आरावली पहाड़ी का जो अधिकतम विस्तार है, अधिकतम लंबाई है, वो है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा विस्तार है। क्लियर है? तो ये आप लोग देख सकते हो, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और दिल्ली हो गया, यहाँ इनका क्या है? विस्तार है। कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में विभाजित करती है? ठीक है, तो दो भागों में विभाजित जो नदी करती है उसका नाम है दामोदर नदी। क्या करती है? छोटा नागपुर पठार को दो भागों में विभाजित करती है। छोटा नागपुर के पठार में कौन सी खानें मिलती है? कोयले की खान मिलती है, लोहे की खान मिलती है, यूरेनियम की, यानी कि ये सभी खानें कहाँ मिलती है? छोटे नागपुर के पठार में मिलती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इन सभी में क्या है आपका? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। मध्य प्रदेश, एमपी आपको ध्यान रखना है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, और उत्तर प्रदेश। ठीक है, विंध्याचल पर्वत से किस नदी का उद्गम होता है? ठीक है, माही नदी का भी होता है, चंबल का भी होता है, बेतवा का भी होता है। इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वह है विंध्याचल पर्वत। सतपुड़ा की पहाड़ी का विस्तार है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, छत्तीसगढ़, इन सभी में क्या है? सतपुड़ा की पहाड़ी का विस्तार है। कहाँ का? मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती आपकी सोन और नर्मदा। ठीक है, सोन नदी और नर्मदा दोनों को आप लोगों को ध्यान रखना है, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो है धूमगढ़। कौन सी है? धूमगढ़। ठीक है, चलिए, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये विंध्याचल रेंज है, ये आरावली रेंज है, और ये मालवा का पठार है, और ये आपकी है कौन सी? ये आपकी है सतपुड़ा की पहाड़ी। ठीक है, चलिए, भारत में टिन का सबसे बड़ा भंडार, ठीक है, क्या कहे, सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो वो है आपका छत्तीसगढ़ में, और एकमात्र भंडार है ये टिन का। इसे आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। भारत में धान का कटोरा, ठीक है, भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो जो महानदी का बेसिन है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? भारत में धान का कटोरा बोला जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है, जो अन्नाई मुड़ी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सांत घाटी कहाँ स्थित है? तो सांत घाटी है आपकी केरल में। ठीक है, पूर्वी घाट का विस्तार है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, और तमिलनाडु में है। ठीक है, इन सभी में क्या है? पूर्वी घाट का विस्तार है। ठीक है, सह्याद्री श्रेणी की लंबाई कितनी है? ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सह्याद्री श्रेणी की लंबाई कितनी है। तो सह्याद्री श्रेणी की जो लंबाई है साथियों, वो कितनी है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है, वो है आपका 1500 किलोमीटर। ठीक है, और सह्याद्री श्रेणी किसे बोलते हैं? जो पश्चिमी घाट है उसे ही क्या बोला जाता है? सह्याद्री श्रेणी बोला जाता है। यानी कि आप लोग ऊपर से आएंगे, गुजरात हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया आपका, केरल हो गया आपका, ठीक है, इसमें आपका गोवा भी आता है, ठीक है, आपका कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये वाले जो क्षेत्र हैं, ठीक है, जो ये आपके 6-7 राज्य हैं, यहाँ पर क्या है? किसका विस्तार है? सह्याद्री श्रेणी का विस्तार है। दंडकारण्य पठार का विस्तार है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में क्या है? दंडकारण्य पठार का विस्तार है। आई होप दोस्तों बिल्कुल अच्छे से आप लोगों के 69 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए होंगे, और 2 चैप्टरों को आप लोगों ने बिल्कुल, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ के, ठीक है, वो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। ठीक है, अब आप लोगों का काम ये बचता है कि इस पीपीटी को रिवाइज करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमें और जानकारी चाहिए इनके बारे में, तो आप लोग गूगल कर सकते हैं इनसे रिलेटेड चीजें। ठीक है, किसकी ऊंचाई कितनी है, क्या है, थोड़ा काम आप लोग भी करेंगे तो आप लोग अच्छे से इनके नोट्स बनाएं। ठीक है, इसके फोटो स्टेट कराए, कुछ भी कराए, लेकिन इन्हें पढ़े जरूर। ठीक है, बाकी टाटा बाय बाय, मिलते हैं शाम की क्लास पौड़ी वाली। ठीक है, चलिए।